नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाल आशर। आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज चैनल पर खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि पलवल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया और इसमें 300 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि पलवल में ब्राह्मण सभा पलवल एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे रोड पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 300 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। और ब्राह्मण सभा पलवल के सदस्य भानु शर्मा व मुकेश शर्मा ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए उनके द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 300 लोगों को हमने कोविशील्ड यहाँ वैक्सीन लगवाई है और पूरे तरीके से लगवाई है। आपको पहले भी आप सभी जगह गए होंगे, आपने देखा होगा सिस्टम खराब रहता है, हमने प्रॉपर तरीके से लगवाई है, किसी को परेशानी ना हो। हम हैं, हमारे मित्र हैं, बिट्टन भैया है, वीरेंद्र जी है, सभी ने मिलकर सहयोग दिया, बड़े सिस्टम से चल रही है और हम कोशिश करेंगे दोबारा भी लगवाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और जितनी हमसे सहूलत बनेगी हम सहूलत भी दिलाएंगे लोगों को। एज कैटेगरी क्या रखी गई? हमने 18 से 44 तक की रखी हुई है। 18 से 44 तक। हाँ तो आज जो पहली डोज जो लगाई जा रही है, उसके बाद कितने दिन बाद दूसरी डोज के लिए आप लोगों को चाहिए? हम दूसरी डोज के लिए अभी नेक्स्ट मंथ या उसके बाद रखें, मतलब 14 हफ्ते के बाद के लिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, उसके हिसाब से हमने प्लान रखा हुआ है। हो सके हम तब भी दोबारा लगवाएं ताकि लोग फिर दोबारा से आएं। जो लोग अभी जिनको पहली डोज आज लगी है, उनको कुछ अपनी तरफ से जागरूकता की है? हाँ, जागरूकता हम उनको बता रहे हैं कि भाई सैनिटाइजर का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाना है। किसी को दवाई की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमने बताया कि भाई वहाँ जाके लें। कुछ हमारे वीरेंद्र भैया उन्होंने काढ़ा भी बंटवाया है लोगों को। लगभग 300-350 लोगों को फर्स्ट डोज दी गई है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबको यानी किसी के साथ कोई भेदभाव ना करते हुए सबको पहले पर्ची दी गई है, टोकन दिया गया है रजिस्ट्रेशन करके, उसके बाद एक एक करके एज़ पर रूल जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन किया गया। जिन लोगों को आज वैक्सीन लगाई गई है, उनमें ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको दूसरी डोज लगाने का प्रावधान था? नहीं, दूसरी डोज वाले आए हुए हैं। अगर कोई डोज बचेगी तो दूसरी डोज वालों का जब प्रोविज़न होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उनको किस तरह से जागरूक किया है इस वैश्विक महामारी को लेकर? ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करो, प्रॉपर मास्क लगाओ और अपने घरों में रहो। जितना हो सके अपने घरों में रह के इस महामारी से लड़ना है। अगर बाहर निकलेंगे तो ये महामारी फैलेगी। घर में रह के इसको नियंत्रित करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करेंगे। इस हिसाब से लोगों को जागरूक करें। घटना की खबर की और फैजाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में दुकानदारों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर काफी विवाद हो गया। इस बीच बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार दुकानदारों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही दुकानदारों ने जमकर बहस की और दुकानदारों का आरोप है कि बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में पुलिस की शह पर ही कुछ दुकानें खोली जा रही है और धड़ल्ले से सामान भी बेचा जा रहा है, जबकि कुछ दुकानदारों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है और उनकी दुकान खुलने नहीं देती। पुलिस के इशारे पर ही बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में लॉकडाउन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये नजारा फैजाबाद के बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार का है, जहां पर आमतौर की तरह बाजार के अंदर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया हुआ है और एसेंशियल दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके बाजार के कुछ दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के अनुसार ही कुछ दुकानदार पीछे के रास्ते से सामान बेच रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कह रही। दुकान है वो क्या मैं बताता रहा हूँ। पुलिस वाले उसके पीछे यार ये सवाल तो तुम सब अपना आपसे करना चाहिए। हमारी दुकान जब चलो हम अपना सवाल करते हैं। कौन से पूछ लो साहब, पूछ लो पहले। पुलिस ने कही थी पुलिस ने वो खड़े पूछ लो, खड़े मैं झूठ बोल रहा हूँ तो या तो किस चीज का किस चीज के लिए कितने दवा बना रहे हो आप बोल रहे पुलिस पुलिस पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस खुलवा रही है क्या? पुलिस खुलवा रही है दादा। आपने ये कहा नहीं कहा, आपने ये कहा नहीं कहा, आपने ये कहा नहीं कहा। बड़े दुकानदार सर वैसे तो कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ पे एक बंदा था वो गिर गया, वहाँ पे बात हो रही है खाली। या तो पूरा बाजार बंद हो जाए, कोई बाजार में नजर ही ना आए, चाहे वो जानकार हो चाहे कुछ भी हो। तो क्या मानते हैं कि
पीछे से दुकान खोल करके सामान दी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल दिया जा रहा। पुलिस जबकि ये कहती है कि बाजार पूरी तरीके से बंद है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। नहीं हो रहा जी, बिल्कुल बिल्कुल 1% भी नहीं हो रहा। तो इसका मानते हैं कि कहीं ना कहीं फेलियर है प्रशासन। बिल्कुल 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत है। विनीत जी, हंगामा कर रहे हैं बाजार में, क्या हुआ है? हंगामा कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं। उस लड़के की तो ज्यादा खराब हो गई है लाठी चार्ज करने से। यदि वो मर जाता कौन जिम्मेदार होता उसका, ठीक है। और दूसरा, प्रशासन गलत लैंग्वेज कर रहा है, ये बोल रहा है कि माँ का दूध प्याज दुकान खोल दिखाओ। कोई भी दुकानदार पागल नहीं है, अपना पैसा लगा रखा उसने यहाँ बैठा है में। तो प्रशासन गलत बोल रहा है, इसको समझाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ दुकान पूरी खोली जाए या सारी बंद कर दी जाए। प्रशासन के हाथ में तो जो हाथ में नहीं है। यहाँ खाली 2 आदमी छोड़ रखे हैं, 2 आदमी बाहर काम करता है। 4 बजे 6 बजे जब बाजार बंद होगा, आधी मार्केट खुल रही है आधी बंद है, ऐसे काम नहीं हो सकता। तो पुलिस वालों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके दुकान नहीं सर, आरोप सच्चे है, झूठ नहीं, सच्चे कोई बाजार गवाह इस चीज का। पुलिस वालों ने रिश्वत ले काम कर रहे हैं सर। हम पागल हैं, दुकान खोल कर चोरी की तरह आ रही, चोर की तरह सामान दे रही, पागल हैं हम। और हम करते तो पुलिस वाले डंडा उठाते, हमारा आदमी एक बेहोश हो गया, हम पागल हैं। एक बार बताओ सर, तो क्यों डंडा हमारा पुलिस ने कुछ पता चला आपको? सर यही तो है कि आधा बाजार खुला, आधा बाजार बात कर रहे हैं, 2-4 बंदे बात कर रहे हैं, तो आप उसमें कर रहे हैं सर। भैया पुलिस वाले बैठे रहते हैं दुकानों के बाहर में, दुकान का शटर उठते हैं, माल जाता है, उनको देख के और दुकानदार आते हैं। अब वो ये कहते हैं भैया जब वो पुलिस वाले काम करा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? पुलिस उनके पीछे डंडे लेके भागती है। इस वजह से हमारा एक बंदा अभी पीछे गिर गया और वो बेहोश है। या तो बाजार पूरा बंद करवाओ, नहीं करवा सकते तो पुलिस वालों से कहो अपने वहाँ बैठ जाके हम काम करें। क्या लगता है आधी दुकानें खुल दी हैं, आधी बंद होती हैं? भैया ये गलत है ना, या तो बाजार पूरा बंद करवाओ और नहीं करवा सकते तो पूरा खुलवाओ। किसकी सह मानते हैं इसमें? पुलिस की सह मानते हैं जी हम तो। भाई साहब कितने पैसे लेते हैं दुकान खुलवाने के? भैया पैसे की तो कह नहीं सकता, सामान ले जाते हैं। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं जो बिना पैसे कुछ काम करवा देते हैं, पर क्या है एक दुकान खुलती है, एक को तो परमिशन दे रखी है, बाकी नहीं दे रखी है। क्या है पेट हमारे भी हैं, या तो आप पूरी तरह से इसको बंद करवाइए या पूरी तरह से खुलवाइए। जब आप उनको दिवा सकते हैं और कह रहे हैं प्रूफ करा दो, मैं प्रूफ करा रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, मैं ग्राहक बन के आपको जिससे कहो सामान दिलवाता हूँ। तो पीछे से सारी दुकानें खुल रही है, जबकि लॉकडाउन की बात हो रही है कि एसएसएल के अलावा और कुछ नहीं खुलेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पूरी तरह से फेल है। कोई व्यापारी नहीं खोलना चाहता, लेकिन 2 दुकानें खुलेंगी तो उसमें भी 4 और खुलेंगी उसके सारे। तो पुलिस वाले ये भी बता रहे कि डंडा वंडा मारा था क्या? डंडा मारा, वो लड़का बेहोश हो गया है। अच्छा, बेहोश हो गया है। वो लड़का यहाँ पे कर्मचारी है दुकान का, वो बैठा हुआ था, उसको पहले गाली दी पुलिस वाले ने और फिर ये कह रहा है वो पुलिस वाला जो सम्मत सिंह है, ये जा रहा है, ये सम्मत सिंह जी, तो तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो यहाँ बाजार में खड़े होकर दिखा दो। तो किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पे? मेरी रेडीमेड की दुकान है। आप बड़े दुकानदार खोल के वीडियो भी बना के मगर कुछ नहीं हो उसके। आप देखोगे व्हाट्सएप वगैरह पे आप सबके आए होंगे वीडियो, किसी दुकानदारों के उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे वाला क्या खोल लेते, पुलिस वाला आके वीडियो बनाने लग जाते हैं, बना के। तो क्या कोई पैसे वगैरह लेते हैं? पैसे लेते नहीं, ये तो देखा नहीं मैंने, सीधी सी बात है, मगर वीडियो बनाने लग जाते हैं, डराने लगते हैं। जो दुकानों के बाहर ना कुछ लोग जैसे जो दुकानों पे काम करने वाले नौकर हैं जी जी, वो कई बार आ जाते हैं, कई बार मालिक आ जाते हैं जी, हम उनको भगाते हैं तो पुलिस को देख के भाग जाते हैं जी। और जब थोड़ा हम आगे चले जाते हैं वो फिर दोबारा से पीछे आ जाते हैं। नहीं, कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने दुकान बंद रहती है पर पीछे वाले गेट से तमाम सामान देने का काम किया जाता है। पीछे भी हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं और इसी वजह से जो ना ये लोग थोड़ा सख्ती हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई जो इनकी दुकानों की बैक साइड है वहाँ भी मैंने ड्यूटियां लगाई हुई हैं, ब्राह्मणवाड़ा में, जैन गली में, सारी जगह ड्यूटियां लगाई हुई हैं। अब आप लेकिन एक दुकान पे जैसे 10-10 नौकर हैं तो कई नौकर आगे बैठ जाते हैं, कई बार मालिक भी आ जाता है, तो बहुत हमारे को मशक्कत करनी पड़ रही है। बाजार के अंदर इतने एसेंशियल दुकान नहीं है, जबकि भीड़ की अगर जो हम बात कर लें तो भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भीड़ देखिए, वो डॉक्टर की दुकान है, जहाँ भीड़ दिखा रहे हैं वो डॉक्टर की दुकान है। डॉक्टर साहब को मैं बोल गया हूँ, डॉक्टर साहब को मैं बोल गया कि उसका पालन करें, उसके बिल्कुल नेक्स्ट। चलिए रुकता की खबर की और फैजाबाद में इन दिनों डिपो होल्डर जमकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहां पीएम योजना के तहत गरीब लोगों को मिल रहे राशन को खुलेआम डिपो होल्डर डका रहे हैं और सरकार के आदेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में अधिकारी भी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में आम आदमी पूरे तरीके से परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में ना ही तो आम आदमी को काम धंधा मिल रहा है और ना ही रोजगार। ऐसे में एक आम आदमी को अपने परिवार को पालन पोषण करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए पीएम योजना के तहत मुफ्त राशन देने की बात की गई है, लेकिन
फैजाबाद जिले में बहुत सारे डिपो होल्डर धारक ऐसे हैं जो पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन को खुद ही डका रहे हैं और गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बाजरा मिला, गेहूँ मिला है, बाजरा मिला है, 24 किलो गेहूँ मिला है, 16 किलो बाजरा मिला है। तो जो सरकार की तरफ से जो पर यूनिट के लिए फ्री है 40 किलो, वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला जी। तो आपका तो मशीन में काट लिया गया है? नहीं दिया जी, अभी मना कर दिया। तो पूछा आपने डिपो होल्डर से कि गेहूँ क्यों नहीं मिला? पूछा जी। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं जब आएगा जब फ़ोन कर लेना। मशीन में काट दिया गया, आपको मिला नहीं है? नहीं, क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं मालूम जी हमें। नहीं मालूम आपको? नहीं। हमारे 45 किलो मिला है। तो कितने मेंबर हैं आपके परिवार में? 9 जने। जो सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए दिया जा रहा है वो मिला है क्या आपको? ये वो नहीं मिला, सिंगल मिला है। तो आपको पता था उसके बारे में? नहीं पता। तो आपका जो राशन है वो नील कर लिया है और आपको राशन नहीं दिया? हाँ, वो दोबारा नहीं दिया। तो क्या कहता है डिपो संचालक? वो कह रहा है कल दूंगा। तो इससे पहले पता थी आपको? नहीं पता ही। कैसे पता चला कि आपको दोबारा मिलेगा? ये ऐसे ही हम पूछने के चले गए तो जब कह रहा हो। पूछने चले गए तब बता रहे हैं? हाँ, बताया ना मैंने पहले। हमें पहले कुछ नहीं बताया ना। कितने परिवार हैं जिनको सिंगल मिला है? अब भाई ये मैं नहीं कह सकती। सभी को सिंगल? सबको ही सिंगल दियो, डबल किसी को ना दियो। तो जो सरकारी जो राशन आ रहा है पर बंदे 5 किलो मिलने का, हाँ, वो किसी को नहीं दिया। तो इसकी शिकायत करोगे आप इसको लेके? हाँ, करेंगे जब आगे ना मिलेगा तो। मैं डॉक्टर अशोक रावत, DFSC फरीदाबाद। सर, डिपो की बात करें तो आज भी गरीबों का हक पर डाका डाल रहे हैं डिपो होल्डर। उनके लिए किस प्रकार की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है सर? देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी डिपो होल्डर अच्छे हैं या सभी डिपो होल्डर बुरे हैं। जो भी डिपो होल्डर सरकार की हिदायतों अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो पीएम योजना की तरफ से आया वो कितना गेहूँ आया और कौन कौन से हिसाब से लोगों को? 5 kg पर मेंबर है, उसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, इस तरह का है। रेगुलर के अतिरिक्त है वो, तो महीने में 2 बार है वो। एक रेगुलर है प्लस एक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना का है। सभी डिपो पे पोस्टर लगाने की बात हुई है पर कहीं किसी डिपो पे नहीं पाता सर, उसको लेकर किस प्रकार का? हर एक डिपो वाले को कहा गया है कि हर एक अपना जो भी डिटेल्स है वो लगाए, पेंट करवाए, अलग से बोर्ड लगवाए, अपना नाम भी लिखे, लाइसेंस नंबर भी लिखे, रेट लिस्ट भी रखे, बोर्ड भी, स्टॉक बोर्ड भी भरे। और यदि कोई ऐसा करता नहीं पाया गया, ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, इस प्रकार कोई आदेशों की उल्लंघना करता हुआ पाया तो किस प्रकार कार्रवाई उन पर की जाएगी? हम रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं, हमारा स्टाफ रेगुलर चेकिंग कर रहा है। PDS कंट्रोल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होती है। छोटा ऑफेंस है तो नोटिस भी दिया जाता है, सिक्योरिटी फोरफिट की जाती है। बड़ा ऑफेंस है तो उसकी FIR भी करवाई जाती है। बल्लभगढ़ में कुछ डिपो होल्डर हैं जो आज भी जो सरकारी जो गेहूँ मिल रहा है उसको नहीं बता रहे और नील करवा रहे हैं मीठा से, उन पर किस तरह का कार्य? नहीं, आप मेरी नॉलेज में आप लाइए, मुझे बताया जाए। हमने हर बार पेपर में दिया है और भी दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं कि इस तरह का ये आपकी स्कीम है, इनमें इतनी अलॉटमेंट है, इतना गेहूँ आ रहा है, राशन कार्ड के हिसाब से दे रहे हैं। और यदि इस तरह का कोई आता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महामारी के दौर में जिला बार एसोसिएशन के करीब 8 वकीलों की असमय मृत्यु हो जाने को लेकर बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट परिसर में 11 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है। इसे बनाने में जय सेवा फाउंडेशन और DM हॉस्पिटल ने अपना खास सहयोग दिया है। इस मौके पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने DC की मौजूदगी में रिबन काटकर इस कोविड सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। यहाँ ICU को छोड़कर तमाम जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। महामारी के दौर में जिला बार एसोसिएशन ने वकीलों के परिजनों के उचित इलाज को लेकर कोर्ट परिसर में 11 बिस्तर के कोविड सेंटर की शुरुआत कर दी है। आज ये जिला बार एसोसिएशन की तरफ से ये जो कोविड सेंटर हमने शुरू किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने विपिन खंडेलवाल जी जो हमारी जय सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने संजय गुप्ता जी हमारे वकील साहब हैं, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये DM हॉस्पिटल के साथ हमने मिलके ये जो शुरुआत की है आज, कोविड महामारी का जो इतना बुरा दौर आप सबने देखा है, भगवान ना करे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा इसमें कोई मरीज ना आए, लेकिन ये जो पीछे हालात रहे, हमारे वकीलों पे इसका बहुत कहर बीता है। हमारे 7-8 वकील इसमें जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सारी पीड़ा को देखते हुए मैंने बार में अपने ये शुरू किया है कोविड सेंटर कि इसमें अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, आइसोलेशन की ज़रूरत हो, तो हॉस्पिटलों में इधर उधर भटकना ना पड़े, तो अपने भाइयों को, वकीलों को, उनकी फैमिली को यहीं पे ये सुविधा मिले। ये हमने शुरू की है आज यहाँ पे। क्या क्या इसमें जो है फैसिलिटी होंगी? डॉक्टर जो लगाए गए हैं वो कैसे देख रेख करेंगे? और जो बताया गया कि कुछ जो यहाँ पेश होते हैं पहले तो ये DM हॉस्पिटल के साथ हमने इसमें जो है मिलकर ये मुहिम शुरू करी है
इसमें जो भी कोई गंभीर रूप से कोरोना का मरीज आता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की सुविधा होगी, मेडिसिन होंगी, डॉक्टर होंगे डीएम हॉस्पिटल से, नर्सिस होंगी। और उसके अलावा अगर आगे सीरियस अगर बंदा होता है तो वो डीएम हॉस्पिटल के साथ हमारा इसमें करार हुआ है कि वो उसको अपने हॉस्पिटल में जाके अच्छी आईसीयू की सुविधा देंगे और वेंटिलेटर अगर भगवान ना करे ज़रूरत पड़े तो वो उसकी भी सुविधा उनको देंगे। यहाँ पे 11 बेड है जो लगाएंगे। और ये हमारे नरेंद्र शर्मा जी और विजय वशिष्ठ साहब, महेंद्र जी, वर्मा जी, इनका विशेष सहयोग रहा है इसमें। और ये ऐसे आपातकाल में, संकट के काल में जो कार्य ने वकील भाइयों के लिए किया बहुत सराहनीय है। और इससे कम से कम भगवान ना करे ये यूज हो, हम तो ये कहते हैं अगर किसी भाई को कोई परेशानी होगी तो उसे बेड की या ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। किसी भी तरह की चीज़ जो लोगों को मदद करने के लिए बनाई जाती है तो अच्छी ही है। एक इस बीमारी के दौरान और हमेशा ही मैं ये मानता हूँ कि संकट काल के दौरान लोग सामने आके एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा ही प्रयास यहाँ पे बार एसोसिएशन फरीदाबाद के द्वारा किया गया है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हम स्थिति को बेहतर करते जा रहे हैं, स्थिति बेहतर होती जा रही है, तो इसकी भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े। लेकिन हमेशा ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमेशा ही बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, अच्छे के लिए सोचना चाहिए लेकिन बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो इनको सपोर्ट करता है, हमारे बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, उनका भी इसमें सहयोग रहेगा। तो सबको बधाई है इस बात के लिए। कोरोना महामारी को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग वक्त पर अहम कदम उठा रही है। इसी के चलते फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की चैन को तोड़ने का आसान और नए तरीके के तहत जगह जगह पर कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग को लाभ लगता है कि कोरोना की चैन तोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने से पहले ही कोरोना टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। इससे पहले ही पता चल जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। तो ये कैंप लगाया है डॉक्टर मान सिंह जी ने, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। RSS वालों ने ये जो यहाँ कैंप लगाया है, ये बीमारी की उसको देखते हुए, इसलिए भाई ज़्यादा भीड़ का इलाका है, भीड़ का स्टेशन है, एक इस तरह से मतलब इनके टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि ये लोग मतलब संक्रमित होने से बचे। जो देखो, ये महामारी जो घोषित हो रखी है कोविड-19, इसकी चेन को तोड़ना है, इसे बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त करनी है। और ये सबसे सुलभ रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें और इस चेन को ब्रेक करके इसको जल्दी से जल्दी तोड़ के इस महामारी से मुक्ति पाएं। और इस चीज़ में हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमने बिना रात दिन और देखे इतवार सोमवार सारी छुट्टियों को छोड़कर और बारिश और कुछ भी तूफान किसी को सबको नज़रअंदाज करते हुए हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये मेन उद्देश्य यही है। और बहुत जल्दी काफ़ी लोग इससे कम भी हुए हैं। अगर हम कोरोना का ग्राफ देखें तो काफ़ी डाउन चला गया है पिछले इन 10 दिनों में ही, और ये बहुत जल्दी इससे मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरीके से हम आज देख रहे थे कि कोरोना टेस्टिंग के दौरान एक नए जोड़े ने जो है आज अपना टेस्ट कराया है, तो कितनी जागरूकता मानते हैं इस चीज़ को? देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यहाँ पे और भी है, मार्केट कमेटी के भी हैं, या सब्जी मंडी के प्रधान जी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, RSS के भी हैं, ग्राहक पंचायत वाले भी हैं। इन सभी का सहयोग है और लोग खुद आगे आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। कोई भी इससे हमें काफ़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो अननेसेसरी मंडी में भीड़ आती है वो भीड़ पे कंट्रोल हो जाएगा। और जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उससे कोरोना की जो महामारी है उस पर भी कंट्रोल होगा। जो पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको आइसोलेट करने में हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस माध्यम से कोरोना की चेन तोड़ने में आसानी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से हम मानते हैं इस माध्यम से कोरोना की चेन तोड़ने में हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। पुलिस लगातार फ्रंट लाइन पर रहकर के काम करती है, ऐसे में लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलाके के अंदर लोग बहुत लापरवाह हैं, मास्क को लेकर के, डिस्टेंस को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश इसमें 3 बातें हैं मेन जो हैं। एक तो सोशल डिस्टेंस हमें रखना है, दूसरा हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो घर में अपना हाथ सैनिटाइज करके तब घर में प्रवेश करना है। और हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मास्क है। हमें घर से बाहर निकलते हैं तो बगैर मास्क के हमें नहीं निकलना है। लोग लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं करते। हाँ, कुछ समझदार लोग हैं वो कर रहे हैं, बाकी हम पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं और
उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। सर मंडी में काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, कैसे आज मेंटेन किया है और कैसे इनके टेस्ट करवाया? मंडी में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमने इसमें 4-5 गेट हैं, हर गेट पे अपने मुलाजिम खड़े किए और एक गेट जो मेन है ये यहाँ पे, और 2 जगह इसकी जो कोरोना वायरस की जो चेकिंग हो रही है, जो इसकी टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पे हमारी पुलिस मौजूद थी और हमने बड़े प्यार से उनको पब्लिक का यहाँ पे चेकिंग कराई। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे पलवल की। हरियाणा के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों को स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन छुपा रहा है। मृतकों का जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्शाया जा रहा है उससे 4 गुना अधिक लोगों की मौत हुई है। पलवल में मूल रोड पर बनाए गए कोविड शमशान घाट पर 1 अप्रैल से 18 मई तक 160 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि मार्च में कोरोना संक्रमण फैलने से पहले मात्र 2530 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद 1.5 महीने में ही 160 लोगों का एक ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होना सरकार व स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को गलत साबित कर रहा है। इसी तरह अन्य शमशान घाटों में भी मार्च महीने में के मुकाबले अप्रैल व मई में 4 गुना लोगों के अंतिम संस्कार हुए हैं। देखिए, ये तमाम पलवल ज़िले के अंदर हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं और जो हमने पूरे शहर के अंदर ही, क्योंकि वो रजिस्टर में लिखा जाता है मरने वालों का नाम, तो जो कम से कम 500 कोविड की मौत यहाँ पलवल के चारों तरफ हुई है। और अगर ज़िले का और गाँवों समेत अगर हम आंकड़ों को इकट्ठा करें तो इसमें 1000 तक ये लोग पहुंच सकते हैं मरने वालों की संख्या। लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़ों को छुपा रही है। जहां 20 टन मंगाए हैं, मार्च में मरने वालों की संख्या बहुत कम है, जब ये बीमारी नहीं थी। मार्च के बाद जब ये बीमारी का असर शुरू हुआ है तो मरने वालों की संख्या हर शमशान घाट पर कई गुना बढ़ी है, जिनके नाम, उम्र और सबके हमने पतों समेत ये सारी जानकारी हासिल की है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार मरने वालों के आंकड़ों को भी छुपा रही है। कोविड में बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। सरकार को चाहिए कि मरने वालों के परिजनों को, खास करके जिनके बच्चे बेसहारा हो गए, उनको रोज़गार दे, उनको मुआवजा दे। और जो आज वैक्सीन के नाम पर तमाशा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडों तले ही वैक्सीन लगाई जाती है, ये गोरख धंधा इन्हें बंद करना चाहिए। वैक्सीन लगवाने का सबका हक है, वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। और जो हमारे ज़िले के अंदर कारखानों की ऑक्सीजन जो केवल कारखानों के उपयोग के लिए थी, उस ऑक्सीजन को सरकार ने जो लोग बीमार लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल कराया, उसकी वजह से ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जो बीमारी पनप रही है, तो इस सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जो इस तरह का इन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है कि कारखानों की ऑक्सीजन आदमियों के ऊपर कैसे लग सकती है, इनको इतना भी पता नहीं, देने सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। और इस महामारी में जो मुख्यमंत्री ने पलवल में आकर के 3100 बेड की घोषणा की थी, वो एक झूठी घोषणा थी। लेकिन प्रशासन ने उसके एवज में कितने पैसे खर्च किए, ये प्रशासन को बताना चाहिए। कि पलवल जिले में भी 40 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारखानों की ऑक्सीजन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया। तो इस सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में हम ये जरूर याचिका दायर करेंगे कि जिस तरह से लापरवाही कोविड मरीजों को देखभाल में और जो कालाबाजारी और धन कमाने का बीजेपी के नेताओं ने धंधे का काम किया है, विधायक और सांसदों ने मिलकर के कालाबाजारी कराई, इन्होंने मिलकर के जो अपने धंधे चलाने का काम किया, इन सब की खिलाफ कार्रवाई हो तो हाईकोर्ट में जाएंगे। कई बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है कोविड की वजह से। कोविड के मरीज आज भी गाँवों में पड़े हुए हैं, सरकार उन्हें देख नहीं रही है, झूठे आंकड़े अखबारों में दिए जा रहे हैं। तो आज हमने हजारों लोग हमारे इस पलवल जिले के अंदर इस कोविड की बीमारी से ग्रस्त हैं और 1000 के करीब तकरीबन कोविड की मौत इस तमाम पलवल जिले के अंदर हुई। तो आप जांच की मांग करते हैं, कमेटी बैठे इन पर मामलों की जांच हो कि आखिर जो लोग मरे हैं, हम ये मांग करते हैं कि एक तो जो कारखानों की ऑक्सीजन
इंसानों पर लगाई गई, उसके लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और दूसरा हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पलवल में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए और वो ये बताएं कि कितना पैसा कोविड के नाम पर जिला पलवल में खर्च किया गया, कितने वैक्सीन यहाँ पर आए हैं, कितने ऑक्सीजन, कितने वेंटिलेटर, कितने इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने इन्होंने CHC PSC को अस्पतालों में कन्वर्ट किया, वो और कितने लोग सरकार मानती है कि इस बीमारी से ग्रस्त रहे, कितनों की मौत हुई। सरकार को इस पर एक सफ़ेद पेपर जारी करना चाहिए। जिले का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, उसकी हालत ये है कि उसमें सिर्फ 90 ऑक्सीजन के बेड है और एक वेंटिलेटर, पहले 2 वेंटिलेटर थे, एक खराब था, एक काम कर रहा था, 5 आए, उनमें भी उनको चलाने वाला कोई नहीं, कोई भी किसी तरह का। तो पूरे पलवल जिले के अंदर ये समझो कि सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही वेंटिलेटर उपलब्ध है और 90 ऑक्सीजन बेड है। जैसे बताया कि भाई 3100 बेड की घोषणा तो कर गए मुख्यमंत्री, कई धर्मशालाओं में कर गए, पॉस होटल की कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, मिलेनियम होटल की बात कर रहे थे कि वहाँ वो कर रहे हैं, लेकिन सिवाय झूठ बोलने के और लोगों को मूर्ख बनाने के इनकी सारे जो वायदे और जो बातें सारी झूठी निकली। और अभी मैं CMO का भी बयान पढ़ रहा था कि जो ब्लैक फंगस के जो ये केस आ रहे हैं पलवल में, उनका पलवल में कोई इलाज नहीं है, उनको वहाँ नल्लड़ भेजेंगे। यहाँ पर पलवल इतना बड़ा जिला होते हुए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पर इलाज के लिए भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अभी जैसे दलाल साहब ने पलवल का बताया, मेरे पास लिस्ट तो एक सारे गांवों की है जो सरकारी आंकड़े। हमारे होडल में इन्होंने 1 अप्रैल से और 18 मई तक होडल में टोटल जो इन्होंने डेथ दिखाई हैं वो 17 और 6 23 और 10 33 इन्होंने डेथ दिखाई हैं। 33 डेथ दिखाई है 1 अप्रैल से 18 मई तक। और ये मैंने जो हमारा होडल का जो एक शमशान है गढ़ी रोड पर, एक हमारी बिरादरी का एक पुराना रोड का अलग से है, तो जो गढ़ी रोड पे जो बड़ा शमशान है उसी की मैं बता रहा हूँ। फरवरी में 28 थे, मार्च में 31 थे और अप्रैल में 66 इसमें थे, 4 हमारे वाले में 70 थे और मई में 16 मई तक, 18 मई तक बोल रही है, 16 मई तक 73 और 8 उधर हमारे वाले में 81, यानी कि अप्रैल और मई में लगाए तो 81 और 70 151 हो जाता है। 151 का अगेंस्ट ये 3300 कर रहे हैं। ये सरकार के हैं मेरे पास जो, और इसमें हर गांव के हैं और कोविड के इसमें जो मैक्सिमम जो रूटीन के हैं ना वो महीने में मतलब डेली का एक एवरेज है और इसमें 1.5 महीने में समझ लो कि 150 आ गए, तो 5 गुना जो केस बढ़ रहे हैं ये कोविड के हैं। कोविड का नहीं रहे, जैसे दलाल साहब ने बताया कि कोविड के बहुत कम दिखाएं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।